आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा दावा, इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर रॉकेटों ने मचाई तबाही। हिजबुल्लाह ने जारी किया बयान, इजराइल के 100 फौजी मारे, हजारों फौजी जख्मी, दूसरे ग्राउंड ऑपरेशन में और तबाही मचाने की दी वार्निंग। हमास ने भी हमले का वीडियो किया जारी, कहा नौ जबालिया में आईडीएफ के कई फौजियों और व्हीकल्स को बनाया शिकार। बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल की कोर्ट से मिला झटका, करप्शन केस में नहीं मिली कोई राहत। फ्रांस और इजराइल में ठनी फ्रेंच एम्बेसी के लोगों की गिरफ्तारी पर फ्रांस ने उठाया बड़ा कदम। और पोलैंड के जनरल ने की रूस के खिलाफ जंग छेड़ने की मांग। पूर्व ब्रिटिश पीएम ने कहा हम यूक्रेन भेज सकते हैं ब्रिटिश फौज। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 13 नवंबर 2024 है आज और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। कुछ वक्त इधर उधर हो जाए तो माफ कीजिएगा। शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव, इजराइल की दारुल हुकूमत में इजरायली वॉर मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर पहली बार हमला करने का दावा किया है। ये वही हेडक्वार्टर है, ये वही वॉर मिनिस्ट्री है जहां से पूरी जंग की एक रूपरेखा तैयार होती है, कब हमला करना है, कितना तगड़ा करना है, और वहां पर हमला करने का हिजबुल्लाह ने दावा किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने तेल अवीव में इजराइल के किरिया मिलिट्री अड्डे पर पहला हवाई हमला किया है। आज तक यहां पर हिजबुल्लाह ने हमला नहीं किया था। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कहा कि यह अड्डा इजरायली वॉर मिनिस्ट्री और जनरल स्टाफ का हेडक्वार्टर है, साथ ही वॉर मैनेजमेंट रूम और एयर फोर्सेस का वॉर कंट्रोल और सुपरविजन अथॉरिटी का अड्डा भी है। हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि यह हमला ड्रोन के एक स्क्वाड्रन के साथ किया गया और टारगेट्स पर उसने सटीक निशाना लगाया। एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों, हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने नहारिया के पास इजरायली लॉजिस्टिक बेस पर हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली फौज की 146वीं डिवीजन के लॉजिस्टिक बेस पर रॉकेट दागे हैं। ये दोनों खबरें जो मैंने आपको दी, अपडेट्स थी, ये आपको अभी कहीं और नहीं मिलेंगी। इनके खबर बनने में, हेडलाइन बनने में वक्त लग जाएगा, लेकिन ये दावे बहुत बड़े हैं हिजबुल्लाह के, लिहाजा इन्हें परखना भी होगा। हिजबुल्लाह से जुड़ी तीसरी खबर यह है कि उसने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इजराइल के 100 फौजी उसने ढेर कर दिए हैं। दोस्तों, दुनिया जानती है कि इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को मार चुका है, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली फौज पर पिछले कुछ दिनों में खतरनाक हमले किए हैं, जिससे इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। याद रखिएगा, ये किसी एक हमले में 100 फौजी मारे जाने की खबर नहीं है, कई हमलों में मारे जाने की है। इन हमलों में इजराइल के 100 फौजी मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं। इरना की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि लेबनान के खिलाफ जब से जमीनी ऑपरेशन शुरू हुआ है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसके बाद से इजरायली फौज के ठिकानों पर उसके जवाबी हमलों में 100 फौजी मारे गए हैं और 1000 फौजी आईडीएफ के जख्मी हुए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना की एक और खबर है जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के दूसरे ग्राउंड ऑपरेशन में ज़ायनियों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसने कहा है कि दूसरा ऑपरेशन शुरू करना कर लो, हम तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि लेबनान में अपने दूसरे फेज के मिलिट्री ऑपरेशन या ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने के दुश्मन के फैसले से इजरायली फोर्सेस को और नुकसान और मायूसी उठानी होगी। हिजबुल्लाह ने कह दिया था, कल ही मैंने आपको खबर भी दी थी कि इजराइल के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ने के लिए उसकी सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, उसके लड़ाके तैयार हैं, उसके रॉकेट्स, उसके बाकी हथियार सब तैयार हैं, और ऐसे हथियार जो अब तक इजराइल ने देखे भी नहीं हैं। उधर हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने भी 13 नवंबर की शाम एक वीडियो जारी करके गजा में आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अल कस्साम ब्रिगेड के आप वीडियो के स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने PG-7VM एंटी टैंक रॉकेट, शाबाज हाई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईडी जिसे आप कहते हैं, और RPG-7 लॉन्चर्स को इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ गजा की जबालिया में आईडीएफ के जो फौजी हैं और मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनको निशाना बनाने का फुटेज जारी किया है सबूत के तौर पर कि देखो। अल कस्साम ब्रिगेड का दावा है कि आईडीएफ को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इजराइल जब भी लेबनान और गजा पर हमले करता है तो आईडीएफ की तरफ से और दूसरे इजरायली सपोर्टर एक्स हैंडल्स की तरफ से, सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ से हमें तबाही के मनाजिर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह अपने वीडियो खुद एडिट करवा के कुछ घंटों के बाद जारी करते हैं। करप्शन मामले में इजरायली कोर्ट से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। इनके पिछले टर्म की कहानी है, काला चिट्ठा है। इजरायली अदालत ने बेंजामिन नेतन्याहू के
आपराधिक मुकदमे में उनकी गवाही के लिए उन्हें और वक्त देने की अपील को नामंजूर कर दिया। नेतन्याहू ने अदालत से गवाही देने के लिए 10 हफ्ते की देरी करने की मिन्नत की थी कि 10 हफ्ते और टाल दीजिए, हम आके गवाही दे देंगे। अदालत ने कहा कि उन्हें तैयारी के लिए भैया पहले ही 5 महीने का वक्त दिया गया था, तब क्या कर रहे थे? तुम तो गजा में लड़ने नहीं गए थे बंदूक उठाकर, लिहाजा अब और वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें, और ये बताना पड़ेगा। नेतन्याहू के वकील से कहा कि नेतन्याहू पर जो करप्शन के इल्ज़ाम और सबूत हैं उसके बारे में नेतन्याहू का क्या कहना है, इस अदालत को बताना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, अब और देर नहीं होगी। चलें हजरात, कुछ खबरें लाइव ले लें। हिजबुल्लाह की हम बात कर रहे थे, एक वीडियो हमारे पास और आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स और रॉकेट्स ने इजरायली कब्जे वाले मालोत तारशिहा इलाके में एक बिल्डिंग को हिट किया, और उसमें से आप ये स्क्रीनशॉट में आग का गुबार निकलते हुए देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने कुछ अलग तरीके के हथियार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इजराइल के जो हथियार हैं उनसे क्या हो रहा है? सिर्फ इमारतें तबाह नहीं हो रही लेबनान या गजा की, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मींदोज़ हो रहा है, ज़िंदगियां भी ज़मींदोज़ हो रही हैं। ये सेव द चिल्ड्रन एक बच्चों के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हवाले से प्रेस टीवी ने जो हेडलाइन दी उसे देखिए, करीब 3 लाख बच्चे लेबनान से भाग गए हैं सीरिया की तरफ अपनी जान बचाने के लिए। 3 लाख बच्चों को भागना पड़ा है लेबनान के इलाकों से सीरिया की तरफ। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इजरायली बमबारी ये नहीं देखती कि यहाँ पर सिविलियंस और बच्चे कितने हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गजा के 16,000 बेकसूर छोटे छोटे बच्चे इजराइल की गोलियों और गोलों से मारे जा चुके हैं। वो जानते हैं कि उनकी माएँ 14,000 मारी जा चुकी हैं। इसीलिए लेबनान के बच्चे, उनके माँ बाप उन्हें लेकर सीरिया की तरफ चले गए। 3 लाख तो बच्चे गए हैं। आप सोच सकते हैं कि पेरेंट्स बड़ी तादाद में, अगर सभी के जिंदा हैं तो फिर 6 लाख तो वो हो गए, अगर सभी गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा पलायन है। ये बताया गया है कि त्रासदी अपने आप में लिखने लायक है। उधर गजा में लिख रहा है प्रेस टीवी के जेनोसाइड जारी है, और नॉर्थ गजा में 38 दिन से जो घेरा डाले हुए बैठी है चारों तरफ से IDF, वहाँ कहानी ये मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूँ। अभी अमेरिका के प्रेशर में एक ट्रक एड भेजी, थोड़ी देर में वो एड बटी, राशन पानी बटा, उसके बाद बम गिरा दिए, वो पूरा शेल्टर तबाह हो गया जहाँ एड बट रही थी, वो पूरा इसको 2000 लोग अभी तक 38 दिन में 2000 लोग नॉर्थ गजा में अकेले मारे जा चुके हैं। जिस तरीके से नॉर्थ गजा को, जबालिया को, कमाल अदबान हॉस्पिटल को, ये सबको घेर के रखा है और इजरायली मिलिट्री वहाँ पर ऑपरेशन चला रही है, बहुत बुरे हालात हैं। और बहुत से लोग भूख से मरने की कगार पर हैं, क्योंकि वहाँ राशन पानी नहीं। मैंने आपको बताया था, ये जापान का नज़ारा है। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने जो वीडियो शेयर किया है, ये रात के वक्त का है। वहाँ रात जल्दी हो जाती है, आपको पता है। शाम को ही आ गया था हमारे पास, मतलब 7 बजे। तो तुर्की की जो एम्बेसी है टोक्यो में, वहाँ पर ये मुजाहिरीन खड़े हुए, प्रोटेस्टर्स खड़े हुए, और तुर्की के ख़िलाफ़ इन्होंने नारेबाजी की। रजब तैयब एर्दोगान तो कह रहे हैं कि हमने सारे ताल्लुकात इजराइल से ख़त्म कर दिए, लेकिन लोगों को पता है तिजारत जारी है, और तुर्की से होकर ही सारा फ्यूल आता है इजराइल में ज़्यादातर। तो जैपनीज़ एक्टिविस्ट वहाँ जाकर तुर्की की एम्बेसी के सामने खड़े हो, और उन्होंने कहा स्टॉप फ्यूलिंग जेनोसाइड। जो जेनोसाइड गजा में हो रहा है उसको फ्यूल करना बंद करो, उसको तेल देना बंद करो। तेल जो आता है अज़रबैजान से, बाकी वो क्या होता है, वो टैंक्स में डलता है, फाइटर जेट्स में डलता है। चलिए टैंक्स में डलता है, आर्मर्ड व्हीकल्स में डलता है, हमवीज़ में डलता है, और वो क्या करते हैं, उनसे गोलियां चलती हैं, गजा के मासूम बच्चे, औरतें और बूढ़े और जवान मारे जाते हैं, जो अल-कस्साम के हमास के फाइटर्स भी नहीं हैं। तो इन सब का गुस्सा दुनिया में, मैंने कल आपको ब्रिटेन की तस्वीर दिखाई थी जहाँ तुर्की के खिलाफ नारे थे, आज ये तुर्की हुकूमत के खिलाफ टोक्यो में नारे लग रहे हैं। वो तमाम अरब अमेरिकन जिन्होंने अभी अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया और जो बाइडेन को तर्क कर दिया, अब उन सब ने डोनाल्ड ट्रंप से और रिपब्लिकन पार्टी से मुतालबा किया है कि गजा और लेबनान में फ़ौरन जंग रुकवाई जाए, क्योंकि वहाँ जेनोसाइड हो रहा है। फ़ौरन सीज़ फायर हो, ये मुतालबा किया गया है अमेरिका से। हाँ, अमेरिका की तरफ से इजराइल को हथियार देते रहने का वादा भी किया गया है। हथियार देने वाले सीज़ फायर कराएंगे। वो मैंने एक शेर सुना था, बड़ा वो था, पाबगिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन। सबके हाथ बंधे हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन। दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन।
मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले, कर रहा है मेरे फर्दे जुर्म की तहरीर कौन। ये वही है, सीज फायर की तवक्को उन्हीं से है जो हथियार दे रहे हैं। क्या है, फ्रांस और इजराइल इन दोनों के बीच ठन गई है। असल में हुआ ये अभी 7-8 नवंबर का मामला है। यरूशलेम में जो फ्रांस की एम्बेसी है उसके 2 कारकुनों को पूछताछ के लिए या किसी मसले में उठाकर ले गई आईडीएफ या इजरायली पुलिस, गिरफ्तार कर लिया। तो अब फ्रांस खिसिया गया है। फ्रांस में मौजूद, पेरिस में मौजूद इजरायली एम्बेसडर को सैंक्शन करने का हुक्म दे दिया है। उन पर पाबंदियां लगेंगी, कहीं आ जा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं नहीं। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की पाबंदियां, क्या उन्हें सज़ा देंगे पता नहीं, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस वो खिसिया गए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल की हिम्मत कैसे हुई, ये हिम्मत कैसे हुई, क्या हमारे एम्बेसी से जुड़े हुए लोगों को उठा लिया, वो भी बिना आपको, वो एम्बेसी जो होती है किसी भी मुल्क में हो लेकिन वो उस मुल्क का हिस्सा होती है जिसकी एम्बेसी है। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन पर घुसने की तुमने हिम्मत कैसे की, वो भी बिना हमारी इजाज़त के, और तुम हमारे लोगों को ले गए। फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जब बहुत ज़्यादा इस पर विरोध दर्ज करवाया अपना, जीन नोएल बैरट, तब जाकर उन लोगों को छोड़ा गया। तो आज उन्होंने कहा कि अब हम इजरायली एम्बेसडर को मज़ा चखाएंगे। असल में जो एमैनुअल मैक्रों हैं फ्रांस के सदर, उन्होंने इजराइल से कह दिया था कि आप अपना इतिहास मत भूलो, आप कैसे लाकर यहाँ बसाए गए थे, हमारा क्या रोल था। आप लोगों का इतिहास ये है कि आपको फ़लस्तीन की ज़मीन पर बसाया गया, तो आप अपनी हिस्ट्री मत भूलो। उससे नेतन्याहू और बाकी लोगों के बल्ब जो हैं वो यूं होने लगे थे बल्ब। वही है ये सब वही सब चल रहा है। पोलैंड का एक टॉप जनरल, यानी कि पोलैंड का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, सबसे बड़ी तोप आर्मी की समझ लीजिए, उसने कहा है कि तैयारियां कीजिए, डिमांड की है कि रूस के खिलाफ जंग की तैयारियों का हमें हुक्म दिया जाए। हमें लगता है कि रूस जो है एक बड़े ख़तरे के तौर पर, एक रियल थ्रेट के तौर पर हमारे लिए और यूरोप के लिए उभर रहा है, लिहाजा में रूस से जंग लड़नी होगी, ये चाह रहे हैं पोलिश जनरल। अब दूसरी तरफ इसी पोलैंड में देखिए हुआ क्या है, अमेरिका ने अपना एक मिसाइल अड्डा खोल लिया है, मिसाइलें तैनात कर दी हैं पोलैंड में। नाटो ने जैसे ही रशिया के ऊपर कुछ तल्ख बयानी शुरू की तो पोलैंड की ज़मीन दिखी अमेरिका को, जहां पर उन्होंने मिसाइल अड्डा तैनात कर दिया है। और ये उसकी तस्वीरें हैं, अमेरिकन फ़ौजी वहां बैठ गए हैं, अमेरिकन गाड़ियां, मिलिट्री व्हीकल्स वहां पहुंच गए हैं, अमेरिकन बैंड वहां पहुंच गया है। और वो आखिर में आप देखेंगे मिसाइल लॉन्चर्स 1, 2, 3, 4 ये तैनात है अमेरिका के। होने तो कुछ बड़ा वाला है। मैं बार बार उस मीडिया की तरह नहीं कहूँगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, हर दूसरे दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर करा देते हैं, नहीं कराता मैं, लेकिन इम्कान कुछ तो देखो ना। ये जो ब्रिक्स बन रहा है ना, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, चाहे जंगी एतबार से चाहे इकनॉमिक एतबार से, देख लेना आप। खैर, यूनाइटेड किंगडम के एक्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जानते होंगे, बाल ऐसे करके हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर यूक्रेन गिरा, यूक्रेन हार के करीब हुआ, तो बहुत मुमकिन है कि हम अपनी ब्रिटिश फोर्सेस को यूक्रेन में भेज दें रूस के खिलाफ लड़ने को। द वेस्ट विल फेस एवन बिगर थ्रेट, और कहते हैं अगर यूक्रेन हारा तो पूरे वेस्ट को बहुत बड़े खतरे भुगतने होंगे, लिहाजा हमें उस खतरों को काउंटर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया भर की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।